मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये एक्चुअली में क्या होते हैं कि अगर मेरा जो टेस्ट चार्ज था, ठीक है, वो कुछ पाथ फॉलो करता है। अब अगर ये पाथ फॉलो कर रहा है तो इस पॉइंट पर जो इसकी टेंजेंट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, ठीक है, क्योंकि अगर ये पाथ फॉलो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये होते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं कि ई बार जो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ये क्या होती है, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट नॉर्मल एरिया। यानी अगर मेरे को इस पॉइंट पे ए पॉइंट पर ई की वैल्यू बतानी है, ठीक है, और क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर ये इसकी जगह यहाँ होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ होती, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक लाइन हो जाती है। ओके, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो जाती है। यानी अगर इसके ऊपर जो फोर्स लगती है, ये तो अभी यहाँ पर है, अगर ये यहाँ पर होता, यहाँ पर होता, यहाँ पर होता, तो कुछ फोर्सेस लग रही होती है इसके ऊपर इस पॉइंट Q की वजह से, Q की वजह से, या पूरा सिस्टम है यहाँ पर Q का, कुछ भी, किसी भी, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी जो डायरेक्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट नॉर्मल एरिया। अगर मेरे को इसके ऊपर E की वैल्यू बतानी है, इस सरफेस पर E की वैल्यू बतानी है, तो वो क्या होगी, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, वो कैसे पास करेंगी, जो इसके नॉर्मली पड़ रही होंगी इस एरिया के, और इस एरिया की वैल्यू ये यूनिट एरिया होना चाहिए, तो E की वैल्यू होगी नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। अब कैसे होता है कि कोई भी लाइंस होती हैं वो एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में, या तो वो नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती हैं या फिर वो इन्फिनिटी में जाके टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पर कोई चार्ज है +2Q और यहाँ पर -Q है, तो मेरी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये जो लाइंस होंगी, क्योंकि अगर मैं इनके बीच में रख दूंगा तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, तो फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। कुछ लाइंस, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस डिफरेंट है, यानी यहाँ पे +2Q है और यहाँ पे -Q है, तो कुछ तो इसके अंदर जाके खत्म हो जाएंगी और बाकी मेरी इन्फिनिटी तक जाएंगी। अगर मेरा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे -Q है, और अगर मेरा यहाँ पर +Q होता तो उसके इसके अंदर क्या होता, जितनी भी मेरी लाइंस हैं, ये वाली जो इन्फिनिटी वाली भी हैं, ये वाली भी इसके अंदर जाकर मिल जाती। ओके, ये वाले भी घूम फिर कर यहां पर आ जाती। अब अगर ये तो मेरा सिस्टम हो गया, सिस्टम ऑफ चार्जेस के केस के अंदर, अगर मेरा सिंगल +Q होता तो उसके इसके अंदर लाइंस कैसी होती, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शंस में होती, बाहर निकलते वक्त बाहर निकल रही होती, और ये इन्फिनिटी तक जा रही होती। अगर मेरा -Q होता, उस केस के अंदर क्या होता, इन्फिनिटी से अंदर की तरफ आ रही होती और वो सारी नॉर्मल डायरेक्शन में आ रही होती। ये तो होती है मेरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक ये है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है कि अगर मेरी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो किसी भी डायरेक्शन, इसके टेंजेंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देती है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर एक पॉइंट पर मेरी दो इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। बट एक पॉइंट पर पूरे स्पेस के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक पॉइंट पर एक ही होती है, यानी एक ही डायरेक्शन होती है, कभी भी उसकी डायरेक्शन दो नहीं हो सकती एक पॉइंट पर। जैसे अगर मेरे यहाँ पर 3-4 चार्जेस पड़े हैं, यहाँ पे +Q पड़ा है, यहाँ पे +Q पड़ा है, यहाँ पे +Q पड़ा है, और मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ नेट इस डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है, ये ही होगी। इसकी डायरेक्शन दो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब कोई पॉइंट पड़ा है तो उसके ऊपर फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लगेगी, दो डायरेक्शन में तो फोर्सेस का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। फोर्थ पॉइंट ये मेरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। ये क्यों नहीं क्लोज लूप फॉर्म करता,
क्योंकि जब मेरे को अगर एक क्लोज लूप में आना है और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर क्योंकि फोर्स लग रही होगी हर टाइम पर, तो अगर मेरे को इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, जिसके टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो उस पर फोर्स भी लग रही होगी। अगर मैं यहाँ पे प्लस चार्ज पुट कर दूं तो इसके ऊपर कुछ फोर्स भी लग रही होगी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट या फिर फ्रॉम दिस पॉइंट टू वापस दिस पॉइंट। तो इसका मतलब इसके ऊपर जब फोर्स लग रही होगी तो मेरे को इसको इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कुछ एक और फोर्स एक्सटर्नल लगानी पड़ती है। जब मैं फोर्स एक्सटर्नल लगाता हूं तो इसका वर्क डन भी कुछ होगा इस क्लोज लूप के अंदर, जिसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू पक्का होगी क्योंकि मैंने कुछ वर्क करा है। लेकिन ये कहता है कि E डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, यानी इसका जो नेटवर्क है वो जीरो है। ठीक है, इसका मतलब कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बना सकती, वरना ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे नंबर ऑफ लाइंस क्या होती है। नंबर ऑफ लाइंस अगर एक चार्ज से निकल रही हैं, ठीक है, तो हम मान लेते हैं ई बार क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट नॉर्मल एरिया। ठीक है, तो अगर एक चार्ज है और उससे एन लाइंस निकल रही हैं तो किसी भी आर डिस्टेंस पर यहां पर ई की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, अब अगर टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकल रही हैं, एन निकल रही हैं, और ये टोटल ई की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, तो इस पॉइंट पर पर यूनिट कितनी होगी, डिवाइडेड बाय इसका टोटल एरिया बाहर वाला 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल हो गई। इससे आपको पता चल गया एन की वैल्यू क्या होती है। अगर एक चार्ज होता है क्यू, उसके लिए होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस चार्ज क्यू। ओके, अब हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, ये है कि अगर दो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मेरी इनिशियली लाइंस जैसे पॉजिटिव था, इससे लाइन मेरी ऐसे जा रही थी। ओके, अब अगर मैंने यहां पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो क्या होता है, ये जो लाइन ऐसे जा रही थी ये लॉन्जिट्यूडनली इस तरफ जाने लग जाएगी। ये सारी लाइंस इनकी डायरेक्शन कुछ चेंज होकर इस तरफ आ जाएगी। अगर इसकी जगह मेरा अगर इनिशियली ये था, ऐसी लाइंस थी, और मैंने यहां पर एक और प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इस लाइंस का क्या होगा, ये लाइंस यहां पे जाने की बजाय ये कुछ इस तरफ हो जाएंगी, यानी इससे रिपेल हो जाती हैं। तो लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो कुछ लेटरल हो जाती है, यानी जो सारी लाइंस होंगी वो ऐसी जाएंगी। ये मेरा 6 पॉइंट था। और जो मेरा 7th पॉइंट है, यानी जो 7th प्रॉपर्टी है इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, वो ये है कि अगर एक कंडक्टर होता है, अगर ये मेरा कंडक्टर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर मेरा प्लस क्यू पड़ा है, तो जितनी भी मेरी लाइंस होती हैं वो इसके परपेंडिकुलर गिरती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसका ये जो सरफेस होता है ये इस चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो इसलिए किसी भी कंडक्टर पर जो लाइंस गिरेंगी वो परपेंडिकुलर गिरेंगी। और मेरा 8th पॉइंट ये है कि जहां पे भी E की वैल्यू 0 होती है वहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस 0 होती है, वहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं होती। जैसे कि कंडक्टर होता है हमारा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, इसलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं होती। मैं आपको